नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो आज इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। बिकॉज एमएनएस होता क्या है, उसमें कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फैसिलिटीज क्या मिलती है, आपको क्या करना है, कौन सारी चीज़ों को अवॉइड करने हैं, कैसे एग्जाम के प्रिपरेशन करने हैं और इसकी जो सैलरी, यानी मैं जो एंड में बताऊंगा ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। यानी कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। अप्रोक्सीमेटली देखिए, यहाँ पे आपको 80,000 से लेकर अप्रोक्सीमेटली लाखों 2-3 लाख तक सैलरी मिल सकती है। उसके साथ साथ आपको एक मौका मिल जाता है नेशन को सर्व करने की, और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, फीमेल के लिए। तो अगर कोई भी मेल या कोई भी पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहा है तो उन आपका फीमेल फ्रेंड्स या तो आपके बेटे हो, आपके कॉलीग्स हो, जो भी है उनको इस वीडियो उन तक पहुंचा देना, ताकि वो लोगों को पता चले इसके बारे में और इसका जो है फायदा आप आगे चल के उठा सके। या तो आपका कोई बच्चा पढ़ रहा है या तो आपका कोई बहन पढ़ रहा है, तो उनको जो है इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो रूरल एरिया होता है ये सारी चीज़ों के बारे में जान नहीं पाते हैं बच्चे, और इसका जो है अपॉर्चुनिटी उनको मतलब नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होते हैं, एमएनएस होता क्या है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, कुछ इसी तरीका इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमएनएस होता क्या है, तो एमएनएस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए हर चीज़ों के लिए आपको ड्रीम देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, इंजीनियर, डॉक्टर्स और आइजर नाइजर जो भी चीज़ों में आप जाना चाहते हैं तो पहले ड्रीम बनाना पड़ता है। ड्रीम ऐसे नहीं होता है, ड्रीम इन्फ्लुएंस से भी हो सकता है, और ड्रीम जो है खुद को सर्व करने का, यानी कि देश को सर्व करने का, नेशन को, राष्ट्र को सर्व करने का जो मौका सबको नहीं मिलता है, ये भाग्य में लिखा होता है। तो डेफिनेटली अगर आप एक सोशल पर्सन है, मतलब आपके अंदर जो है करुणा की भाव है, मतलब लोगों को सेवा करना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आप जो है फीमेल, एज ए फीमेल आप जो है इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ड्रीम देखना जरूरी। ड्रीम मतलब क्या, छोटे होती है तो वहाँ पे उनको जो है इतना क्लैरिटी नहीं होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग जब 10th क्लियर करते हैं, 12th में आते हैं, अब आपका जो है लाइफ का आखिरी पड़ाव, यानी कि जो आपके जितने भी मस्ती किए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती है और आप जो है रेस्पॉन्सिबल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो है 12th के बाद जो पढ़ाई होती है, 12 के बाद जो पढ़ाई होती है एक्चुअल में वो पढ़ाई होती है। बिकॉज यहाँ पे आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, यानी कि आपके पैशन की तरफ आप जो भी आगे करना चाहते हैं, अल्टीमेटली आपका 2-3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पैसे कमाना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ आपको पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलनी चाहिए। तो इसके लिए आप जो आगे प्रोसीड करेंगे 12 के बाद, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाकर आप जो है अपना एक्सेल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से आपका करियर शुरू होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ को मनी माइंडेड होके मत करना। बिकॉज मनी माइंडेड होके आप ज़्यादातर वहाँ पे टिक नहीं पाओगे। तो जिसका वाव होता है, यानी कि ये सारे मौका उन लोगों को नहीं मिलता है। बिकॉज जो अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं उनके लिए, उनके अंदर एक जुनून होती है इस चीज़ को करने की, तो वो लोग जो है इसके लिए सिलेक्शन होते हैं, आई होप। और एक जो चीज़ होती है हमारे अंदर की, वो चाहे वो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे वो आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो आप ट्रेडर हो, आज तो हज़ारों फील्ड जो है इंटरनेट की वजह से आ गई है, और इसके साथ साथ आपको जो है मौका मिल जाता है आपको एक्सप्लोर करने का, मतलब आपने पैशन को एक्सप्लोर। अभी तो हालांकि इंटरनेट हो गया आगे, लोग इतने सारी चीज़ें अपने सपनों को मार देते थे, बट अभी जो दौर चल रहा है, अभी डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है चाहे आप किसी फील्ड में चले जाओ, डेफिनेटली आप एक्सेल करोगे। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे मतलब अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं, मतलब अपने राष्ट्र को सर्व करने से उनको प्राउड फील होता है, एनसीसी ज्वाइन किए हैं, एनएसएस जो भी ज्वाइन किए हैं, आप कैडेट हो चुके हैं पहले से, आपके स्कूल लाइफ में जो है आप
स्काउट गाइड भी ज्वाइन किए थे या एनसीसी में ज्वाइन किए हैं, तो ये सारे बच्चे क्या होता है, इनके अंदर एक जुनून होता है, तो वो जो है आगे बढ़कर ये सारे एग्जाम एनडीए क्लियर करते हैं, आर्मी में, नेवी में, डिफेंस में या फोर्स में जाते हैं, तो बहुत सारे मौके मिलते हैं। लेकिन स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई दी जाती है विद इन टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो आप ड्रीम देख लिए, अब आपका लगता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो पहले तो आपको 10th पास करना बहुत जरूरी है। 10th के बाद आता है आपका 12 के बाद जब आप करेंगे, जब 12 में जा रहे हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है। साइंस स्ट्रीम में आपको लेनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपको जाके आगे जो भी चीजें आप करेंगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको इसका जो है नॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12 होनी चाहिए और उसमें आपको साइंस स्ट्रीम लेके आपका जो है पीसीएमबी कंप्लीट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश आपका होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, आप साइंस स्ट्रीम लेना ज़रूरी है और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका होना बहुत ज़रूरी है, बायोलॉजी, इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप जो है इतना नॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि साइंस स्ट्रीम पास आउट होना ज़रूरी है, ताकि आप आगे चल के एक एग्जाम जो देने वाले यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होनी चाहिए, मैथ नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, यानी कि आप नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे। नीट का एग्जाम जब क्लियर करेंगे उसके बाद जाके आपका जो है एमएनएस का एग्जाम दे सकते हैं। अब दूसरा क्वालिफिकेशन क्या होता है, पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ता है नीट। जब क्वालिफाई करेंगे, नीट के बाद जाके आपका जो है एमएनएस का फॉर्म निकलता है और आपको वहां पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर आपका जो है प्रोसेस चलता है। तो पहले आपका 12th पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद जाके आपको नीट एग्जाम क्लियर करना है। नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए अगर आपको कुछ भी पता नहीं है नीट एग्जाम के बारे में, तो मेरा जो है ये वीडियो थंबनेल आप देख लीजिए, इसको जाके ढूंढ लेना प्लेलिस्ट में, एजुकेशनल गाइडेंस में ये पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं एक डॉक्टर कैसे बनाया जाए। और वहां पे मैंने नीट का टोटल एक चीजें डिस्कशन कर दिए हैं। सिलेबस क्या होनी चाहिए, आपका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है, फीस कितने लगते हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस, सारी चीजों के बारे में मैंने वहां पे डिस्कशन किया हुआ है। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ। अब यहां पे देखिए, अगर एक जो है एमएनएस होता क्या है। अब आपके दिमाग में ये जो सवाल आता है, एमएनएस होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जहां पे आपको एक 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना पड़ता है विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत रेपुटेड कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपको इंडिया को सर्व करने के लिए इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए भी मौका दिया जाता है। तो ये होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अब चलते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखते हैं। मैंने तो पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया। अभी देखिए, इंडियन डिफेंस में 3 आर्म होते हैं, 3 विंग होते हैं, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो इन तीनों में आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो है पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। पहले देखिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसमें फीमेल ऑन मेरिट होनी चाहिए, यानी कि शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो होते हैं डाइवर्स भी चल जाएगा। उसके बाद होता है लीगली सेपरेटेड कई बार। उसके बाद विडो जो है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब ये सारी था आपका एलिजिबिलिटी। अब मैं बात करूं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बता दी 10th और 12 पास आउट होनी जरूरी है पीसीबीई यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में। अब आपका क्लास 12 पीसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश में पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि आप रेगुलर स्टूडेंट होना जरूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पास आउट होना जरूरी है। आप ओपन स्कूलिंग से अगर किए हो तो आप जो है यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारे स्टूडेंट कट जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं एक एक चीज़ बताते जा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा आप माइंड में आपका जो है अपना जो है वीकनेसेस वगैरह वो सारा चीज़ें डिफाइन करते रहना। अब देखिए, रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पे लेते हैं, अगर कोई ओपन स्कूलिंग से किया है 12 पर उसको जो है अलाउ नहीं किया जाता है। अब देखिए,
फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए? फिजिकल स्टैंडर्ड पहले तो हाइट हर चीज में लगती है, तो पहले हाइट में आपको नॉर्मल से 152 सेंटीमीटर लड़की का होनी चाहिए। इसके बाद ये नॉर्मल सा हाइट होता है 152 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे 152 सेंटीमीटर का पहले हाइट होता है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, नॉर्मल अगर 152 सेंटीमीटर जिनका हाइट नहीं है, मान लीजिए कि बहुत सारे रीजन की वजह से, जैसे मैं अगर बात करूं जो हिली एरिया में रहते हैं, यानी कि जो पहाड़ी एरिया ईस्टर्न रीजन में रहते हैं, तो उनका जो है हाइट थोड़ा सा छोटा होता है बिकॉज ऑफ द बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि देखिए वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो थोड़ा सा कम अवेलेबल होता है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है आपका ग्रोथ यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इतना फास्ट नहीं हो पाता, और उसके साथ साथ जो है आपका जो है ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि रिसेसिवनेस दिखाई देता है। तो इसी केस में अगर कोई बच्चा हिली एरिया से बिलोंग करता है, ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली उनको जो है प्रोवाइड किया जाता है एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी, जिनका जो है हाइट घटा दी जाती है अप्रोक्सीमेटली 147 सेंटीमीटर में, आपको जो है क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से कर दिया जाता है। अब तीसरे कैटेगरी में आ जाते हैं, कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि जिनका एज है 18 से बिलो और वो एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो डेफिनेटली उनको जो है 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, जिसमें 150 सेंटीमीटर होता है अगर आपका एज 18 साल से कम है अप्रोक्सीमेटली, आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये होता है फिजिकल स्टैंडर्ड। तो मैंने तीनों चीजें बता दी, एक बताया आपको नॉर्मल हाइट 152 सेंटीमीटर होता है, उसके बाद दूसरा जो है आपका हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है नॉर्मली 147 सेंटीमीटर आपको घटाया जाता है, और अगर आपका एज 18 से कम है तो डेफिनेटली आपका 150 सेंटीमीटर आपका होता है। अब चलते हैं दूसरी, बॉडी मास इंडेक्स। इसके साथ साथ एक चीजों का ध्यान दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स होता है आपकी बॉडी के यानी कि आपके वेट के अकॉर्डिंग आपका हाइट मेजर किया जाता है और कैलकुलेशन किया जाता है, जिसमें आपको ये फॉर्मूले लगते हैं, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेट किलोग्राम पे लिया जाता है और डिवाइडेड आपका हाइट का 2 गुना अगर भाग करेंगे तो आपका जो है बॉडी मास BMI निकल के आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, यहाँ पे देखिए वेट मान लीजिए किसी का 68 kg है और हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसका 2 गुना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे BMI निकल के आएगा 24.98। तो नॉर्मल BMI लिया जाता है, तो नॉर्मल BMI लिया जाता है अप्रोक्सीमेटली 18 से लेकर 25 तक। तो आपका नॉर्मल यानी कि BMI बॉडी मास इंडेक्स होनी चाहिए 25 के अंदर। अगर आप 25 से 30 के अंदर बिलोंग करते हैं तो आपका जो है ओवरवेटेड माना जाता है, और अगर आप 17 से 18.5 के अंदर बिलोंग करते हैं तो मिल्ड थिननेस, यही आपका जो है दिखाई दिया जाता है। तो नॉर्मली आपका होनी चाहिए 25 के अंदर। अब चलते हैं दूसरे तरफ, जो कि होता है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। अब आते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में जो चीज़ें होती है वो कैसी होती है। तो पहले आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, उसके बाद आपका जो है पूरे 7 प्रोसेस में आपको चलना पड़ेगा। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, थर्ड होता है आपका एग्जाम जो कि जनरल इंटेलिजेंस और आपका जनरल इंग्लिश का टेस्ट होता है, उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, उसके बाद आता है इंटरव्यू, उसके बाद आता है आपका मेडिकल एग्जाम, उसके बाद आता है आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू। तो इतनी सारी प्रोसेस पे आपको MNS एग्जाम की चलना पड़ता है। तो पहले देख लेते हैं एक एक प्रोसेस करके, उसमें हम लोग समझते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है पहले पड़ाव में शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आपको पहले एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा नीट यूजी में मिनिमम आपको जो है 400 मार्क्स लेके आनी चाहिए, जो कि आपका जो है एक एलिजिबल स्कोर माना जाता है। उससे नीचे है तो आपका जो है हो सकता है, बिकॉज कंपटीशन भी सालों साल बढ़ रहा है। बिकॉज देखिए अगर मैं 2020 की बात करूं तो जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 4 से 5 लाख बच्चे देते थे, अभी बढ़ के 2024 में अप्रोक्सीमेटली 24 लाख बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इस करियर की तरफ मास रस आ चुका है स्टूडेंट का, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कंपटीशन बढ़ने के बावजूद आपको जो है 400 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इस बार 2025 में इसका जो है कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाए बिकॉज ऑफ द रशिंग ऑफ मास स्टूडेंट।
तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो शॉर्ट लिस्टिंग क्या होती है, आपको पहले नीट यूजी स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे, उसके बाद जाके आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट जैसे ही होता है, दूसरे प्रोसेस पर हम लोग आ जाते हैं, जो कि होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम लोग अलग अलग एग्जाम पे एडमिशन करने जाते हैं तो वहां पे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगता है, तो इसी में भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जिसमें आपको एक एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो डेफिनेटली आपको जो इंस्ट्रक्शंस के लिए आपका क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा, क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 12 का आपका जो है मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आधार का, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, उसके बाद प्रूफ ऑफ पास्ट एज रेगुलर कैंडिडेट, जो कि आपको पास प्रूफ देना होगा क्लास 12 की सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप जो है रेगुलरली कंप्लीटेड किए हैं। उसके बाद जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि गैजेटेड ऑफिसर से लेना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST, वैसे नॉर्मल सर्टिफिकेट्स वगैरह लगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप किसी कॉलेज में आपका एडमिशन करा दिए हैं तो डेफिनेटली वहां से लेके आपको ओरिजिनल रिसीट लेके आना पड़ेगा और यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये था सेकंड प्रोसेस। अब तीसरे पड़ाव पे चलते हैं। तो तीसरे में आता है आपका जो है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। तो यहाँ पे जो दो चीजों का टेस्ट होता है, पहले आपको जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट किया जाता है, जो कि होता है 20 क्वेश्चंस। उसके बाद आप जनरल इंग्लिश, तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश पे आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब दोनों को मिलाकर आपका बनते हैं 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस में आपको 80 मार्क्स के एग्जाम होती है टोटल। तो 80 मार्क्स में आपको जो है CBT मोड में एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में एग्जाम होता है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश में। उसके बाद आपका टोटल टाइमिंग दिया जाता है 30 मिनट्स, और यहाँ पे आपको जो है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 4 क्वेश्चंस आप गलत करेंगे तो 1 मार्क आपका नेगेटिव होने वाला है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। अब हम चलते हैं चौथे, जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे बच्चों को साइकोलॉजिकली टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, योर बिहेवियर, साइकोलॉजी, और आपकी कुछ एट्रीब्यूट्स, यानी कि आपकी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, आपके अंदर कॉम्पिटेंसी कितनी है, बिहेवियर एसेस किए करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट किए जाते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है नॉर्मल क्वालिफाई। अब चलते हैं 5th नंबर प्रोसेस पे, जो कि होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको देखिए नॉर्मली इतने पैनिक नहीं होना है। इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट रिलेटेड हो गए। आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपके इंग्लिश में जो आप क्वालिफाई किए हैं 12 के एग्जाम, उसी के रिलेटेड रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आपका जो है 12th लेवल के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद चाहे आपको जीके, करंट अफेयर्स, इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगे, हॉबीज के बारे में पूछेंगे, स्ट्रेंथ के बारे में पूछेंगे, वीकनेसेस के बारे में पूछेंगे। उसके बाद कुछ जैसे कॉमन क्वेश्चंस हो गए तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन वो देने के लिए बोलेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसका हिस्ट्री क्या था। उसके बाद आपका जो है MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ज्वाइन करने का जो है वजह क्या है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, उसके बारे में भी पूछेंगे। उसके बाद आप नर्सिंग प्रोफेशन को डॉक्टर प्रोफेशन से ज़्यादा बेटर क्यों मानते हैं, उसके बारे में भी रिगार्डिंग, बिकॉज आप नीट अच्छे से अप्रोक्सीमेटली 400-500 नंबर से क्वालिफाई किए, तो एक अच्छा जो है आपके स्टेट कॉलेज में अभी तो फिलहाल बढ़ गया है, बट आप एक अच्छे अगर नंबर पे से क्वालिफाई किए हैं नीट एग्जाम, तो डेफिनेटली आप वो लोग पूछेंगे कि आप डॉक्टर्स जो MBBS करने के बजाय आप नर्सिंग प्रोफेशन को क्यों चुन रहे हैं, तो उसका रीज़न आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जाके ये क्वेश्चंस आ सकते बिसाइड्स आपके मैनर के रिलेटेड। उसके बाद मिलिट्री नर्स के ड्यूटी क्या होते हैं उसको वो पूछे, आपके हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। कोई अचीवमेंट आपको मिला है, जैसे कि NCC वगैरह कोई ज्वाइन कर लेता है तो वहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट्स होते हैं या तो वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या रहा, वो सारी चीज़ों में पूछेंगे। उसके बाद MNS क्यों आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन क्यों वो आप चुनना चाहते हैं, अबाउट MNS के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि फास्टेड ऐसे हो जाएगा सिचुएशन तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के अलावा ये थे नॉर्मल क्वेश्चंस। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके का भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू। यानी कि देखिए इंटरव्यू में ऐसे नहीं है कि ये नॉर्मल सा होता है, बिकॉज आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आप उसके लिए फिट है कि नहीं, साइकोलॉजिकल बोर्ड टेस्ट भी होते हैं इंटरव्यू के दौरान।
तो ये था डिटेल अबाउट 5th नंबर प्रोसेस। अब चलते हैं 6th नंबर प्रोसेस पे। तो यहाँ पे आपको आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये होता है सबसे टॉप। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी फीमेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। तो पहले तो होते हैं आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देम, मतलब उन्हीं के हिसाब से आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा। तो मेडिकली फिट होने के लिए आपको जो है डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक इन किया जाता है। जहाँ पे पहले आपको ब्लड चेकअप किया जाएगा, यूरिन चेकअप किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके बाद एक्सरे भी कर सकते हैं ये नॉर्मल। उसके साथ साथ आपको जो है डेंटल चेकअप, उसके बाद आई टेस्ट 6/6 क्लासेस का आपको टेस्ट। अगर आपके पास जो है कॉलर ब्लाइंडनेस किसी के होता है तो डेफिनेटली वो अलाउ नहीं किए जाते। उसके बाद आपको ईयर रिंग, ईयर वैक्स के बारे में आपका जो ईयर टेस्ट होता है। उसके बाद फ्लैट फुट किसी का होता है, उसी का भी टेस्ट किए जाते हैं। एल्बो आपका नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद स्टोमक एरिया आपको चेक करते हैं। इसके साथ साथ आपका स्वेटी पाम चेक करते हैं। उसके बाद नॉक, नीस, अगर आपका जो है नीस दोनों लगनी नहीं चाहिए। उसके बाद हार्ट बीट, पल्स रेट चेक इन होता है। उसके बाद आपका जो चेस्ट, हाइट, वेट, वो सारी चीज़ें आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान चेक किया जाती है, ताकि आप लोग जो नॉर्स में ज्वाइन करने वाले हैं, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने वाले हैं, तो आर्मी के बेसिस पे आप जो है मेडिकली फिट होना पड़ेगा। तो इसी के दौरान बहुत सारे बच्चे जो है कट जाने वाले हैं, या तो कोई होगा जो ये सारी टेस्ट को क्लियर कर लेगा, तो डेफिनेटली वो जो है मेडिकली फिट कहला गया। और मेडिकली अगर फिट होते हैं तो आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। अगर आप मेडिकली अनफिट कहलाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को टेम्पररीली या तो परमानेंट रिजेक्शन मिल सकता है। यानी कि देखिए परमानेंट रिजेक्शन का मतलब आप जो है आगे किसी भी तरीके का जो है डिफेंस एग्जाम नहीं दे सकते, मेडिकली आपको अनफिट माना जाता है, ताकि आप कुछ चीज़ों के। और टेम्पररी का मतलब होता है कि आपका कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसको फिट किया जा सकता है 1-2 साल के अंदर, तो आप जो है उसको कर सकते हैं। तो अगर आपको मेडिकली अनफिट कहलाता है तो डेफिनेटली आप जो अपील कर सकते हो विदिन 24 आवर्स, जो कि 40 रुपीज़ के MRO होते हैं। और MRO आपको जो है एक 40 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ती है MRO के थ्रू, और आप जो है अपील कर सकते हैं कि आप अगेन आपके रेफरल जो होते हैं आसपास के सेंटर, तो वहाँ पे आप जो है जाके आर्मी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जाके आप चेक इन अगेन करवा सकते हैं। तो ये था 24 आवर्स के अंदर कर सकते हैं आप। अगर आपको परमानेंटली मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है तो आप जो है आगे चल के कोई भी इंडियन डिफेंस का एग्जाम जो है नहीं दे सकती। तो ये था डिटेल अबाउट आपके मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इतने सारे चेकअप होते हैं, मेडिकली आपको फिट होना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी बच्चा अगर डिफेंस में जाना चाहता है तो इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि आप अगर नेचुरली ऐसे बने हो तो आप जो है इसमें ट्राई नहीं करनी चाहिए। बट जो जिनको लगता है कि टेम्पोररीली चल जाएगा तो डेफिनेटली वो जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एक मेडिकल एग्जामिनेशन में जा रहे हैं MNS के थ्रू। तो ये था डिटेल अबाउट आपके मेडिकल एग्जामिनेशन। अब चलते हैं 7th प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए जो कि मेंशन कर दिया गया, मैं आपको ये नोटिस दिखाता हूँ। ऑल कैंडिडेट हैव टू बी मेडिकली फिट कीपिंग इन व्यू ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, charter of duty and level of fitness desired for candidate join MNS. All shortlisted candidate will undergo special medical board at based hospital Delhi. कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट द मेडिकल स्टार्टर ऑन कंप्लीशन ऑफ द मेडिकल, जो कि आपको MRO मिल जाएगा। कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट बाय मेडिकल बोर्ड अपील अगेंस्ट द डिसीजन बाय डिपोजिटिंग 40 रुपीज़ की MRO आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिसिप्ट कॉपी ऑफ, जो कि आपको मेडिकली रिपोर्ट दिया गया होगा SMB से, तो उसको सबमिट करके आप जो है 40 रुपीज़ देखिए अगेन 24 आवर्स में अपील कर सकती है। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आपको परमानेंटली अनफिट किया जाता है पैसे ही आप ट्राई ना कीजिए। अगर आपको मेडिकली टेम्पोरली अनफिट किया तो डेफिनेटली आप अपील कर सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। सारी चीज़ों का टेस्ट होता है, यानी कि देखिए आर्मी में ज्वाइन होना मतलब आपको एक सोल्जर की तरह वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो डेफिनेटली सारी चीज़ों का आपको टेस्ट, मेडिकली फिट होनी चाहिए, साइकोलॉजिकली फिट होनी चाहिए, उसके बाद आपका जो है फिजिकली फिट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों को टेस्ट करना पड़ता है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके सिलेक्शन प्रोसेस के छठी पड़ाव। उसके बाद 7th में अगर हम जाते हैं तो ये आता है फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू, जहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट आने के बाद आप
उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं और आप जो है 4 साल की कोर्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो आपको जाना पड़ेगा। टोटल इंडिया में 6 कॉलेजेस है और 6 कॉलेजेस में आपको इन्हीं 6 कॉलेजेस में चॉइस फिलिंग करनी होगी। टोटल आपको सीट देखने के लिए मिलते हैं 220 और मैं आपको ये नेम जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे जो कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एफिलिएटेड है, उसमें 40 सीट्स मिल जाते हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि कमांड हॉस्पिटल ईस्ट कमांडेंट कोलकाता, तो वो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के तरफ से एफिलिएटेड है, 30 सीट्स मिलते हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि इंडियन नेवी हॉस्पिटल शिप अश्विनी मुंबई जो कि महाराष्ट्र अगेन यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस के तरफ से 40 सीट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आपको जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्मी हाउस आर्म्ड हॉस्पिटल जो कि है रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एफिलिएटेड है। उसके बाद सेंट्रल आपके कमांड हॉस्पिटल जो कि लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABVMU से एफिलिएटेड है, उसमें 40 सीट्स मिलते हैं। उसके बाद आपको जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल आर्म फोर्स के लिए जो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस आपको 40 सीट्स मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे नेवी भी देखने के लिए मिलेंगी, आपको यहाँ पे नेवी भी देखने के लिए मिलेंगी, आपको आर्मी भी देखने के लिए मिलेगा, एयरफोर्स। तो अलग अलग विंग का जो है हॉस्पिटल मिला के टोटल आपको 220 सीटें देखने के लिए मिलते हैं। और ये इसका जो एग्ज़ाम जो है बहुत ही मतलब जो है टॉप तो नहीं होते एग्ज़ाम, लेकिन आपको यहाँ पे आपको जो है कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज बहुत कम सीट है यहाँ पे। 220 सीट आपको 150 करोड़ की आबादी में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही कम है, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन चीज़ को देखते हुए आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा यह आप अंदाज़ा लगा सकती है। और इसमें वो बच्चों को जो है मिलता है सीटें जो अपने नेशन को सर्व करने के लिए इच्छुक है, जो अपने नेशन को सर्व करने में अच्छा लगता है, उनको प्राउड फील होता है, वो सारी बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। तो देखिए कितने प्रोसेस में आपको जाना पड़ रहा है, तो सारी चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी चलते कॉलेज डिटेल के बारे में। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, कॉलेज ऑफ नर्सिंग AFMC पुणे जो कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की तरफ से हेल्थ एंड साइंस की तरफ से एफिलिएटेड है, उसमें 40 सीट्स मिलते हैं। ओनली आपको दिल्ली जो कि आर्मी हॉस्पिटल आपको रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में 30 सीट्स मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ों में आपको 40 सीट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल मिला कि 220 सीट देखने के लिए मिलती है। तो ये था कॉलेज के डिटेल। अगर मैं बात करूं एग्रीमेंट एंड बॉन्ड, यानी कि देखिए जैसे नीट का होता है वैसे ही यहाँ पे एग्रीमेंट एंड बॉन्ड साइन होती है। तो एग्रीमेंट एंड बॉन्ड अप्रोक्सीमेटली आपको 5 ईयर तक सर्विस देनी पड़ेगी अगर आप जो है 4 ईयर की कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। तो बिकॉज देखिए क्यों ये चीज़ों को बोला जा रहा है, आपको इंडियन आर्मी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, इसीलिए वो लोग जो है अपने जो है आपको इंडियन आर्मी को सर्व करना है अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स तक। अगर आप यहाँ से विड्रॉल लेते हैं, मान लीजिए इन द इवेंट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द कोर्स, टर्मिनेशन ऑफ द ट्रेनिंग और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट कमीशन इन द MNS व्हेन ऑफर्ड, द कैंडिडेट विल बी लिएबल टू पे द बॉन्ड मनी। यहाँ पे किसी भी चीज़ को आपको मना करते हो तो आपको बॉन्ड मनी पे करना पड़ेगा। ए रेट प्रोपोर्शनेट टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम सी हैज बीन ट्रेन इन द इंस्टीट्यूट, जितने आप इंस्टीट्यूट में ट्रेंड हुए हैं उसी के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। एनी कैंडिडेट विड्रॉइंग फ्रॉम द कॉलेज आफ्टर 7 days ऑफ एडमिशन विल हैव टू पे बॉन्ड मनी एज पर एग्रीमेंट बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय देम एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द कॉलेज। जिससे आप इन 6 कॉलेज में जो ये देखिए जो 6 कॉलेज रहा आपका, इसी किसी में आप चॉइस फिलिंग करके आपको सीट मिल जाता है, आप सीट विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ के आपको नहीं करना है तो ऐसे नहीं कर सकते आप, आपको पे करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अप्रोक्सीमेटली 28 लाख तक आपको पे करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को बार बार ध्यान में रखते हुए करना। अगर आप जा रहे हैं डेफिनेटली सॉल्व करने के लिए तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आधा अधूरा चढ़ के आप नहीं आ सकते। उसके साथ साथ अगर आप 7 days के अंदर ही कर लेते हैं तो आपका जो है कोई बॉन्ड यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन 7 days के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है
पे करना पड़ सकता है 28 लाख रुपीस से तो कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए, विड्रॉल आप इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं 7 डेज। अगर आप कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आप ये सारी चीज़ों को जो है ट्रेनिंग को रिफ्यूज़ल कर रहे हैं तो आपको जो है पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। तो सोच समझ कर अपने दिमाग में आगे बढ़ना, यानी कि आपको जो है सीट ले गई है अगर आप यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। देखिए 4 साल की आपको बीएससी नर्सिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद देखिए फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन, यूनिफॉर्म, मंथली टाइफाइड फीस 0 होती है। सारी चीज़ें वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन आर्मी आपका जो है टोटल खर्चा उठाता है। तो इसी के लिए वो लोग जो है बॉन्ड और एग्रीमेंट की सर्विस रखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 साल आपको सर्व करना है इंडियन आर्मी को। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में पहले आपको नीट क्रैक करना होगा। नीट अभी देखिए फरवरी टू मार्च चलेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मई 4 को एग्जाम होने वाला है 2025 नीट एग्जाम। तो फरवरी टू मार्च आपका एप्लीकेशन चलने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 2nd वीक से शुरू हो जाएगा, या तो बिकॉज ऑफ द जेई एग्जाम आपका फरवरी से मार्च आपका अप्रोक्सीमेटली 1 महीने तक चलता है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म। उसके साथ साथ मई में आपका जो है एग्जाम होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एमएनएस की तो जून जुलाई में इसका जो निकल जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और कटअप वगैरह निकलने के बाद आपको सीबीटी में जाना पड़ता है। TOGIG पे जो है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंग्लिश में जाना पड़ता है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके एप्लीकेशन फॉर्म, आपको याद हो गया होगा जून एंड जुलाई। और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को जब भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, आप जाके फॉर्म फिलअप करवा लेना। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पे जॉब सैलरी प्रमोशन की, तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 साल की नर्सिंग के बाद आपको प्रमोट किया जाता है ग्रेड ए ऑफिसर। ठीक है, इंडियन आर्मी में ग्रेड ए ऑफिसर का रैंक दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो कैडेट बोला जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, आपको 4 साल की नर्सिंग के पीरियड में आपको कैडेट बोला जाता है। उसके बाद आपको जो है आफ्टर कंप्लीटेड 4 years इन नर्सिंग, आप किसी भी कॉलेज में, आर्म फोर्स कॉलेज में, जो 6 कॉलेज मैंने बताए वहाँ पे आप 4 साल की नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ग्रेड ऑफिसर, जिसमें आपको लेफ्टिनेंट पे प्रमोट किया जाता है। तो आपको लेफ्टिनेंट की सैलरी अप्रोक्सीमेटली आपको 80 से 90 हज़ार की रुपये होती है। और यहाँ पे 3 साल के बाद अगेन प्रमोट किया जाता है कैप्टन पे, और कैप्टन के बाद अगेन 8 साल के बाद प्रमोट किया जाता है मेजर पे। ठीक है, अब आपका प्रमोशंस के अकॉर्डिंग, आपके वर्किंग स्किल के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाता है। उसके साथ साथ आपको एग्जाम देने पड़ते हैं आर्मी के लेवल पे। आर्मी पे अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो आपको लेफ्टिनेंट कॉर्नल पे प्रमोट किया जाएगा, उसके बाद कॉलोनियल पे प्रमोट किया जाएगा, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद जाके मेजर जनरल। तो आपके पूरे प्रोसेस के दौरान जो 10 से 14 साल के आप नौकरी करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे पूरी प्रमोशंस मिलने वाले हैं। 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 8 साल के बाद आपको जो है इसी के बेसिस पे आपको जो है मिलने वाला है। तो ये पूरे के पूरे पैटर्न बनाए गए हैं। तो आप 4 साल के बाद 80 से 90 हज़ार रुपए की आपको जो है मंथली सैलरी मिलती है। तो मैं अगर एसएससी से अगर आप स्टाफ सिलेक्शन, इसके बाद पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है यहाँ पे 14 साल तक होता है। आप अगर अच्छी वर्किंग स्किल है तो डेफिनेटली आपको 4 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर अब नॉर्मल एसएससी से जो है आप गए हैं तो डेफिनेटली आपको 10 साल मिल जाते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली लेफ्टिनेंट जब आप होते हैं ग्रेड ए ऑफिसर में 80 से 90 के पर मंथ मिलता है। उसके बाद आपका प्रमोशन जैसे होता है आगे आगे आपका जो है पैसे बढ़ते जाते हैं। अगर मैं बात करूं आफ्टर सर्विस 10 to 14 ईयर्स आपको क्या मिलने वाला है, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं। इसके बाद जाके आपको जो है बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पहले देखिए बेनिफिट्स तो मिलता है 4 साल की नर्सिंग फ्री में मिल जाता है फीमेल के लिए। उसके बाद आपको नेशन को सर्व करने का मौका मिलता है। उसके बाद जाकर पोस्ट ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर का जो है रैंक मिलती है, आपको एक नौकरी मिलती है। उसके बाद परमानेंट कमीशन इन इंडिया आर्मी मिलता है, परमानेंट कमीशन मिलता है। उसके बाद प्रोमोशन एंड सैलरी इंक्रीमेंट मिलती है। इसके बाद जाके मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं। उसके बाद ट्रैवल अलाउंस मिलते हैं। उसके बाद जाके हाउसिंग अलाउंस मिलते हैं। उसके बाद कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो होता है, आप बाकी चीज़ों से जो है इन्हीं CSD से बहुत कम पैसे में आप खरीद सकते हैं डिस्काउंट से। तो आपका कार्ड दिखा के आप खरीद सकते हैं। इसके बाद जाके आपको जो है लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट भी मिलती है।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो ये था डिटेल प्रोसेस अबाउट एमएनएस कि एमएनएस में ज्वाइन करने का पूरे कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। तो ये बहुत मेहनत लगा है भाई सच में। तो लाइक कर देना और उन बच्चों के वो सेंड कर देना ताकि वो लोग भी समझे। मेरा मकसद यही था कि जो है रूरल बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करना। ये सारी चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, बिकॉज 10-12 के बाद जब हम लोग पढ़ रहे थे अप्रोक्सीमेटली में 10 ईयर्स की बात करूं तो वहाँ पे कुछ भी पता नहीं थी, नीट क्या था पता नहीं थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को, थोड़ा सा रूरल एरिया से जो बच्चे बिलोंग करते हैं तो उनको पहुँचा देना ताकि वो लोग को पता चल जाए डेफिनेटली। तो आजकल तो वैसे ही माँ बाप पढ़े लिखे हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई दी जाती है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो कि बहुत गरीबी में जी रहे, या तो जो है अर्बन एरिया से, विलेज एरिया से बिलोंग करते, एक लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं जिनको कुछ भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो डेफिनेटली वो जो है इनका बेनिफिट दे सकते हैं, उन तक पहुंचा देना एटलीस्ट, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा इसका जो है बेनिफिट उठा सके। और वहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। तो देखिए एक चीज़ होता है कि कोई भी काम को पैसे के लिए नहीं करना। पैसे के लिए जब आप करोगे आगे चल के बहुत देर तक टिक नहीं पाओगे। पैसे जो कमा सकती है एक पैशन से, लेकिन उस कोई भी काम को पैसे के साथ जोड़ के मत करो। पैसे मोनेटाइज करो, उसको पहले एंजॉय करो, मोनेटाइज करो। लेकिन अगर आप पहले ही मोनेटाइज के बारे में सोचोगे तो वहाँ पे सक्सेसफुल होना बहुत कम चांसेस रहता है। चाहे नीट का एग्जाम हो जाए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नीट का प्रिपरेशन बहुत सारी ऐसे लेके करते हैं बहुत पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा। नहीं, वो चीज़ सोच के नहीं करना। ये एक बहुत रेस्पॉन्सिबल जो है आपका प्रोफेशन है, ये सारी चीज़ें होगी तो उसको जो है आपको एक लक्ष्य लेके चलना है। और जब आप वो सारी चीज़ें आगे देख के चलोगे तो आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना और इस यहाँ तक पहुँचना। तो मैंने बता दिया एमएनएस होता क्या है, कैसे क्या लाइफ होती है। तो आई होप समझ गए होंगे। किसी भी तरीके का डाउट आपका होगा तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और स्टे ट्यून्ड विद अस, ऐसी तरीके का आपको जो है अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी तरीके का अपडेट, उसके साथ साथ पूरी जितने भी काउंसलिंग चलने वाली है, OUAT, COAT, ICAR, नीट, JEE, तो सारे का जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक जगह पे मिलने वाला है। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।